देखिए हम लोगों ने ओएसआई मॉडल को देखा था कि ओएसआई मॉडल जो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्टेड मॉडल था, जो आईएसओ के द्वारा रजिस्टर्ड था। क्या बना, क्यों बना, इसका हम लोग ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं, इसके आने के पीछे क्या कारण रहा था। ठीक है, तो इसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग सबसे पहले एक बार सभी लेयर्स को देख लेते हैं। हमने देखा था ओएसआई मॉडल क्या है, तो पैकेट स्विच्ड नेटवर्क को यूज करता हुआ एक फ्रेमवर्क है जिसमें हम लोग डिफरेंट हेट्रोजीनियस कंप्यूटर्स को आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं इनसाइड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड के कोई भी हेट्रोजीनियस टाइप के कंप्यूटर्स हैं उनको हम पैकेट स्विच नेटवर्क का यूज करके आसानी से डेटा का ट्रांसमिशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था कहानी आपको ओएसआई मॉडल का। अब यदि बात करें ओएसआई मॉडल्स में डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के वर्किंग को 7 लेयर्स में डिवाइड किया गया था। ठीक है, मतलब ओएसआई लेयर्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू मेनली 7 लेयर्स। ठीक है, और ये 7 लेयर्स क्या क्या था इसको हम लोगों ने याद किया था। सबसे पहला था फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। दीज आर द 7 लेयर्स, जिसमें हम लोग वन बाई टॉप टू बॉटम आ रहे थे। सबसे टॉप लेयर को हमने पढ़ा था एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर का हमने बताया था यदि आपको वर्किंग में, तो एप्लीकेशन लेयर में मेनली 4 तरह का आपको कार्य दिया गया था। द फर्स्ट वन इज मेल सर्विसेज। मेल सर्विसेज का मतलब हो गया कि जितने भी तरह के मेल है उसको फॉरवर्ड करना, उसको एक्सेस करना, उसको स्टोर करना। दीज ऑल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, इसके लिए हम लोग बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को यूज कर रहे थे, जैसे पॉप 3 प्रोटोकॉल्स, एसएमटीपी प्रोटोकॉल और अदर प्रोटोकॉल्स। इसका यूज करके हम लोग जो है मेल सर्विसेज को कर रहे थे। ठीक है, अब यदि हम बात करें सेकेंड आपका है फाइल ट्रांसफर एक्सेस। फाइल ट्रांसफर एंड एक्सेस दूसरा सेकेंड वर्किंग था आपको ओएसआई मॉडल का। फाइल ट्रांसफर का मतलब हो गया कि हम लोगों को ज्वाइन कर रहे हैं क्या, फाइल ट्रांसफर का मतलब हो गया कि हम लोगों को यदि नेटवर्क में डिफरेंट कंप्यूटर्स के बीच में या डिफरेंट नोड्स के बीच में हम लोगों को क्या करना है, फाइल्स का ट्रांसफर करना। हम लोग नेटवर्किंग कर क्यों रहे हैं, नेटवर्किंग हम लोग इसलिए कर रहे हैं शेयरिंग ऑफ डेटा, जैसा कि हम लोग नेटवर्क के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। तो उसके लिए जब हम लोग डेटा को शेयर कर रहे हैं तो हम लोग उसको ट्रांसफर करेंगे, उसको एक्सेस करेंगे, डिफरेंट फाइल्स को ट्रांसफर करेंगे, एक्सेस करेंगे। तो ये फाइल को एक्सेस करना, फाइल को ट्रांसफर करना, फाइल को परमिशन ग्रांट करना, दीज ऑल आर वर्किंग रिलेटेड टू एप्लीकेशन लेयर। थर्ड आपका वर्किंग था रिमोट लॉगिन। रिमोट लॉगिन का मतलब हो गया कि हम दूसरे सिस्टम्स पे बैठ के दूसरे सिस्टम्स के डेटा को आसानी से देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब रिमोट लॉगिन का मतलब हम दूसरे सिस्टम्स पे बैठ के दूसरे सिस्टम्स को यदि यूज करते हैं तो वो कहलाता है रिमोट लॉगिन। दीज आर आल्सो द वर्किंग ऑफ एप्लीकेशन से। बहुत सारे अभी 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 आपको जो है एप्स भी हैं, जैसे एक आप बहुत ही पॉपुलर एप्स है जिसका नाम है एनिडेक्स, आप लोग सुने होंगे। एनिडेक्स एक पॉपुलर एप्स अभी आज के डेट में काफी है, जिसका यूज करके हम लोग दूसरे के सिस्टम को आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब दूसरे सिस्टम पे बैठ के दूसरे सिस्टम को आसानी से यूज कर सकते हैं। फिर है हम लोगों को वर्ल्ड वाइड वेब के डिफरेंट एक्सेसिंग द वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरे इंटरनेट, इंटरनेट में हम लोग जो वेब पेज का यूज करते हैं बाय यूजिंग वर्ल्ड वाइड वेब, ये भी पॉसिबल होगा एप्लीकेशन लेयर से। मतलब एप्लीकेशन लेयर ये 4 तरह का फंक्शन आपको प्रोवाइड करता है। मेनली ये 4 तरह का फंक्शनलिटी आपको प्रोवाइड करता है, मेल सर्विसेज, फाइल ट्रांसफर, रिमोट लॉगिन और वर्ल्ड वाइड वेब के मतलब इंटरनेट को यूज करने का फैसिलिटी आपको एप्लीकेशन लेयर देता है। इसके अलावा बहुत सारे और भी सर्विसेज हैं जो कि एप्लीकेशन के लेयर के द्वारा दिए गए हैं, जिसको हम लोगों ने देखा था। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टरी सर्विसेज कर सकते हैं, नेटवर्क रिसोर्स का यूज कर सकते हैं। और हमने बताया था कि हम लोग जो है जितना भी सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करते हैं और डायरेक्ट यूजर जो कांटेक्ट करता है, डायरेक्ट यूजर जो इंटरेक्ट करता है इंटरनेट में, वो सब एप्लीकेशन लेयर की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, उसके बाद वो और भी बहुत सारे फंक्शंस थे जो कि एप्लीकेशन लेयर का, जिसको हम लोगों ने लॉन्ग वे में डिस्कस किया था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट लेयर। अच्छा, कुछ कुछ हम उस दिन डिस्कस नहीं कर पाए थे, थोड़ा सा देख लीजिए। कुछ कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं एप्लीकेशन लेयर में। टेलनेट, टेलनेट देखिए प्रोटोकॉल्स है जो जो कि यूज करता है क्या के लिए, तो इंटरनेट में जो है इंटरनेट में हम लोग जो है बहुत सारे फाइल्स को यूज करते हैं, फाइल्स को लेते हैं, फाइल्स को देते हैं बाय यूजिंग टेलनेट प्रोटोकॉल। फिर एक डोमेन नेम सिस्टम प्रोटोकॉल, डीएनएस स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम प्रोटोकॉल क्या करता है,
आपके आईपी एड्रेसेस को करस्पॉन्डिंग आपके वेब एड्रेसेस में और वेब एड्रेसेस को आईपी एड्रेसेस में कन्वर्ट करने का, ये सब हम लोग वन बाई वन देखेंगे। इसको लॉन्ग वे में देखेंगे, थोड़ा शॉर्ट में आपको समझा रहे हैं। फिर है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये इंटरनेट यूज करने के लिए हम लोग जो आईपी यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इस फाइल को भेजने या रिसीव करने के लिए हम लोग जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं एप्लीकेशन लेयर में, वो एफटीपी प्रोटोकॉल यूज करते हैं। उस तरह से एसएमटीपी प्रोटोकॉल, मेल सर्विसेज के लिए हम लोग जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। एचटीटीपी प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये क्या करता है, वर्ल्ड वाइड वेब से डिफरेंट इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए गूगल जो यूज करता है वो सब एचटीटीपी प्रोटोकॉल यूज करता है। फिर है नेट एनएफएस प्रोटोकॉल, नेटवर्क फाइल सिस्टम्स। नेटवर्क में हम लोग जो बहुत सारे ड्राइवर्स में रखते हैं डेटा को, वो एनएफएस प्रोटोकॉल का यूज करता है। उसी तरह से एसएनटीपी प्रोटोकॉल, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ये यूडीपी और टीसीपी बेस्ड होता है ये प्रोटोकॉल। तो ये सब प्रोटोकॉल्स है जिसका यूज हम लोग एप्लीकेशन लेयर में करते हैं। ठीक है, जिसको वन बाई वन हम लोग लॉन्ग वे में भी देखेंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेना। नेक्स्ट आपका लेयर था प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर का था टॉप से सेकंड लेयर, या फिर हम बोल सकते हैं 6 नंबर का लेयर था। इसका मेन काम जो एप्लीकेशन लेयर से डेटा जो जनरेट हुआ, एप्लीकेशन लेयर ने जो डेटा जनरेट किया है उस डेटा को एप्लीकेशन लेयर जो है करस्पॉन्डिंग प्रेजेंटेशन लेयर को दे देता होगा। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता होगा, उसमें 3 तरह का कार्य करता होगा। द फर्स्ट वन इज ट्रांसलेट करना। ट्रांसलेट करना का मतलब हमने समझाया था आपको, डिफरेंट जो है कहने का मतलब कि इनकोडिंग सिस्टम्स है, डिफरेंट इनकोडिंग सिस्टम यूज करता है डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम। डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम यूजेस डिफरेंट इनकोडिंग सिस्टम्स। तो उन इनकोडिंग सिस्टम्स के हिसाब से डेटा को चेंज करना, ट्रांसलेट करना, दिस इज द मेन वर्क ऑफ एप्लीकेशन लेयर। जैसे हमने यहां पर दिखाने का आपको प्रयास किया इस डायग्राम में, ये हम लोग जो है ये एप्लीकेशन लेयर जनरेट किया, उसको हम लोग एक्चुअली मेरा कंप्यूटर सिस्टम बाइनरी फॉर्मेट को कन्वर्ट करता है, बाइनरी फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। तो ये डेटा को पहले तो बाइनरी फॉर्म में, और उस बाइनरी फॉर्म को भी एज अकॉर्डिंग टू द डेटा सपोर्टेड बाय द रिसीवर इन, रिसीवर किस तरह के फॉर्मेट को सपोर्ट करता है उसमें ट्रांसलेट करना, ये ट्रांसलेशन कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट है डेटा कंप्रेशन। अब डेटा जो नेटवर्क में जाएगा इतना बड़ा नहीं जाएगा, बल्कि उसको हम लोग शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, तो डेटा कंप्रेस करना सेकेंड काम। और तीसरा काम था डेटा जो नेटवर्क में हम लोग भेज रहे हैं वो एज इट इज ना भेज के उसमें कुछ चेंजिंग कर देना, ताकि रिसीवर्स को, अनऑथराइज पर्संस को यदि वो डेटा मिल जाए तो वो उसका यूज नहीं कर पाए, मिसयूज नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये 3 काम आपको प्रेजेंटेशन लेयर को दिया गया, ट्रांसलेट करना, कंप्रेस करना और डेटा को इनक्रिप्ट और डिस्क्रिप्ट करना। दीज ऑल आर द वर्किंग गिवन टू द प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन लेयर को 3 तरह का काम दिया गया था, ट्रांसलेट करना, कंप्रेस करना और डेटा पे इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन लगाना। ठीक है, नेक्स्ट आपका लेयर था सेशन लेयर। सेशन लेयर को हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, हमने सेशन लेयर को पढ़ा था। सेशन लेयर क्या है, सेशन लेयर मीन सेशन मैनेज करना, सेशन मैनेजमेंट करने का काम सेशन लेयर को दिया गया। जैसे कोई हम लोग पार्टी वगैरह जब अरेंज करते हैं तो पार्टी वगैरह अरेंज करने की जिम्मेदारी हम लोग देते हैं डिफरेंट तरह के जो हमारे पास जो रिसोर्सेज है उसको देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वेटर है तो वेटर को कहते हैं तुम ये काम करोगे, मेरा जो रसोईया काम था तुम खाना रिलेटेड काम करोगे। तो हम लोग उसी तरह का सेशन लेयर को हम लोग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, सेशन रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, जो पार्टी ऑर्गेनाइज करना या फिर जो नेटवर्क हमको यूज करना है उस नेटवर्क को कैसे यूज होगा वो सब मैनेज करने का काम आपको सेशन लेयर को दिया गया है। तो सेशन लेयर मेनली रूप से 3 तरह का कार्य करता है। फर्स्ट वन इज ऑथेंटिकेशन, सेकेंड वन इज ऑथराइजेशन एंड थर्ड वन इज सेशन मैनेजमेंट। ऑथेंटिकेशन क्या होता है, ऑथेंटिकेशन का मतलब अब पार्टी में उसी पर्सन को एंट्री करने दिया जाए जिसको हमने निमंत्रण भेजा है। ऐसा नहीं कि पूरे पूरे जो टाउन के जितने लोग हैं सब लोग आए, खाना पीना खाएं और चलते जाए। तो ऑथेंटिकेशन का मतलब हो गया, ऑथेंटिकेशन का मतलब हो गया कि जो रजिस्टर्ड बंदा है वही उस सर्वर को यूज कर पाए। अब रजिस्टर्ड बंदा का मतलब क्या होगा, रजिस्टर्ड का मतलब हम लोग कोई भी मेल सर्विसेज यूज करते हैं या फिर नेटवर्किंग साइट्स यूज करते हैं, सब के लिए एक यूजर आईडी पासवर्ड प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, वो यूजर आईडी पासवर्ड्स को देना और उस यूजर आईडी पासवर्ड के हिसाब से सर्वर रिकॉग्नाइज करना उस पर्सन को, उस पर्टिकुलर यूजर्स को, ये ऑथेंटिकेशन कहलाता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं यूजर वेरिफिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन का मतलब वो बंदा, वो ऑथेंटिक बंदा ही उस पर्टिकुलर वेब पेज को यूज कर पाए। ठीक है,
सेकेंड है ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन का मतलब होता है कि हर एक बंदे को, जो भी यूजर्स है, उसका एक लिमिटेशंस है, उसका एक डोमेन है, उस डोमेन तक ही वो उस वेब पेज को यूज कर पाएगा। ये नहीं है कि सब काम सभी बंदे को हम लोगों ने अलॉट कर दिया। जैसे हम यदि जीमेल के यूजर्स हैं तो जीमेल का एक जो काम, जो जीमेल का जो वर्किंग होगा, उस वर्किंग को ही हम लोग कर पाएंगे। हम लोग उसके कोड में चेंज नहीं कर पाएंगे। हम लोग जो है, हम लोग जीमेल जीमेल का जो है कुछ नया चीज ऐड करना हो तो वो हम लोग ऐड नहीं कर पाएंगे। तो जीमेल या फिर कोई भी फेसबुक है, फेसबुक का जो मतलब जो दिया गया है सर्विसेज, उसी को हम लोग उस दायरे में ही काम करेंगे। तो ऑथराइजेशन का मतलब हो गया कि यूजर्स का जो डोमेन है, उस डोमेन में रह करके उस डोमेन के हिसाब से उसको वेब पेज प्रोवाइड करना, ये ऑथराइजेशन का काम है। तो ये भी सेशन लेयर का ही काम है कि उस डोमेन्स को पहचानना। ठीक है। और थर्ड वन इज सेशन मैनेजमेंट। सेशन मैनेजमेंट का मतलब हो गया सेशन रिस्टोरेशन, सेशन बीन्स। सेशन मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि जैसे आप मान लेते हैं कि आप ब्राउजर यूज करें, गलती से आपका क्रॉस बटन दब गया, आपका क्या हो गया, पूरा का पूरा बंद हो गया, पूरा का पूरा जो आप वेबसाइट यूज कर रहे थे वो बंद हो गया। आप फिर से जब उसको खोलते हैं तो आपको बोलता है रीस्टोर का ऑप्शन देता है। रीस्टोर का ऑप्शन क्यों देता है? रीस्टोर का ऑप्शन इसलिए देता है ताकि आप जो काम कर रहे थे उसको फिर से वहीं पे उसी पेज को खोलना चाहते हैं क्या? तो सेशन रीस्टोरेशन का मतलब होता है, याद रखिएगा, जब भी हम गलती से क्रॉस बटन से बंद करते हैं ब्राउजर को, तो होता क्या है, आपको लास्ट मोमेंट जो आप काम कर रहे थे वो मोमेंट ऑलरेडी ब्राउजर के द्वारा सेव कर दिया था, जिसको हम लोग नाम देते हैं सेशन बीन्स। ध्यान दीजिए, उसको हम लोग नाम देते हैं सेशन बीन्स। तो सेशन बीन्स और सेशन रीस्टोरेशन एक ही चीज है। तो सेशन बीन्स का मतलब लास्ट मोमेंट को स्टोर कर देना, और सेशन रीस्टोरेशन का मतलब फिर वही वेब पेज को खोल देना। और हमने बताया था सेशन मैनेजमेंट और क्या, एक चेक पॉइंट होता है। चेक पॉइंट का मतलब यदि बहुत बड़ा वीडियो है, बहुत छोटा, बहुत बड़ा ऑडियो है, तो उन सभी वीडियो या ऑडियो पे हम लोग इंटरनेट के स्पीड के हिसाब से क्या करना है, एक चेक पॉइंट्स लगा देना। चेक पॉइंट का मतलब हर एक इंटरवल लगा देना, और उस इंटरवल के हिसाब से डेटा को डाउनलोड करना और डेटा को अपलोड करना। ठीक है। तो ये कहलाता है चेक पॉइंट्स। चेक पॉइंट्स मैनेज करना। चेक पॉइंट मैनेज करने में क्या होता है, डेटा को डाउनलोड करने में आसानी होता है, डेटा को अपलोड करने में आसानी होता है। डाउनलोड करने में आसानी क्या होगा, फिर एक बार मान लिया डाउनलोड हम लोग कर रहे हैं, उस बीच में मेरा नेटवर्क किसी तरह से रुक गया, नेटवर्क में बाधा आ गया, तो फिर जिस चेक पॉइंट तक मेरा डाउनलोड हो गया है, अगला नेटवर्क आने के बाद फिर उसी पॉइंट से मेरा क्या होगा, डाउनलोड होना शुरू होगा। अगर चेक पॉइंट नहीं लगाते तो मेरा स्टार्टिंग से फिर से डाउनलोड होना, जो कि मिसयूज ऑफ इंटरनेट होता है, मिसयूज पर हमारा डेटा होता है। ठीक है। तो ये चेक पॉइंट्स लगाने का काम, या फिर हम बोल सकते हैं सिंपल भाषा में, पूरे सेशन को मैनेजमेंट करने का काम सेशन मैनेजमेंट का है। ठीक है। तो दीज थ्री रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गिवन टू द सेशन लेयर। ठीक है। यहां तक आप लोगों को हमें लगता है समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, या नेक्स्ट लेयर में आते हैं, जिसको हम लोग आज पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट लेयर। चलिए, यहां तक सबको क्लियर है ना? किसी को डाउट नहीं है यहां तक में? क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। किसी को डाउट है यहां तक? नो सर, नो सर। ठीक है, हम लोग आगे का क्लास शुरू करते हैं। इसको हम लोग इसलिए इस पे जोर दे रहे हैं ताकि इसको आपको दिमाग में आना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओएसआई मॉडल। पूरे ओएसआई मॉडल पे ही मेरा पूरा नेटवर्क जो है एक तरह से इन सेटअप है। अब हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। देखिए, ट्रांसपोर्ट लेयर जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ट्रांसपोर्ट लेयर का मतलब ट्रांसपोर्टेशन करना। और ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि हम लोग जब नेटवर्क में, या फिर हम लोग सिंपल भाषा में ट्रांसपोर्टेशन बात करें कि मतलब व्हीकल्स का ट्रांसपोर्ट का मतलब, ये आपके दिमाग में आता है व्हीकल्स के बारे में बातचीत हम लोग कर रहे हैं, या हम लोग बोल रहे हैं ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, इसका मतलब हम लोग गाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं, या हम लोग अपने सामान ढोने के बारे में बात कर रहे हैं। सेम वही कहानी, ट्रांसपोर्ट लेयर को ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जितनी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी ट्रांसपोर्ट लेयर को नेटवर्क में दिया गया, इसलिए इसका नाम भी दिया गया ट्रांसपोर्ट लेयर। फर्स्ट इसका काम ये है एंड टू एंड डिलीवरी। अब ये हम आपको, ये पहला वाला पॉइंट आपको हम पिछले क्लास में समझाने का प्रयास किए थे, फिर से एक बार समझाते हैं। एंड टू एंड डिलीवरी, पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, या एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डिलीवरी, ये कहलाता है आपको, ये आपको कहलाता है फर्स्ट वर्किंग ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ध्यान दीजिए, एंड टू एंड डिलीवरी या पहले पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी समझने का प्रयास करते हैं। अब याद रखना है, हमने बताया था
नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेज हैं, नेटवर्क में जितने भी नोड्स हैं, उन सभी नोड्स को एक पोर्ट नंबर असाइन किया गया है। जितने भी नेटवर्क में नोड्स होंगे, आपका सिस्टम होगा, मेरा सिस्टम होगा, आप यदि मोबाइल फोन यूज कर रहे होंगे, सभी में एक, या फिर जितने भी हम बोल सकते हैं, हम लोग वेबसाइट यूज कर सकते हैं, हर एक वेबसाइट्स का एक पोर्ट नंबर होता है। ध्यान दीजिएगा, पोर्ट नंबर होता है, एक वेल डिफाइंड पोर्ट नंबर होता है जो कि 16 डिजिट का होता है। ठीक है, तो उस वेल डिफाइंड पोर्ट नंबर के आधार पे ही वो एप्लीकेशन खुलता है, याद रखना है। और किसका क्या पोर्ट नंबर होता है, इसको हम लोग आगे देखेंगे, जब हम इसको लॉन्ग वे में ट्रांसपोर्ट लेयर को पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग सीखेंगे किसका क्या पोर्ट नंबर असाइन किया गया है। ठीक है, तो अभी सिंपल भाषा में आपको समझना है कि पोर्ट नंबर का मतलब एक रजिस्टर्ड नंबर जो कि 16 डिजिट का होता है, और ये वेल डिफाइंड होता है, प्री डिफाइंड होता है किसी भी नेटवर्क के लिए, किसी भी वेबसाइट्स के लिए। जैसे हम यदि बात करें एसएमटीपी का, सिंपल मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, हम लोग जो मेल यूज करते हैं, जीमेल या फिर याहू मेल, तो किसी भी मेल सर्विसेज का, किसी भी मेल सर्विसेज हम लोग जो यूज करते हैं, उसका जो रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर होता है वो 25 होता है। याद रखना है, कोई भी सिंपल मेल, कोई भी मेल यदि यूज कर रहे हैं तो वो प्रोटोकॉल यूज करेगा एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। और यदि सिंपल मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल मेल के द्वारा यूज किया जा रहा है, तो सिंपल मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स के प्रोटोकॉल्स को वेल डिफाइंड पोर्ट दिया गया नेटवर्क के द्वारा, और वो है वेल डिफाइंड पोर्ट 25। याद रखना है, 25 पोर्ट असाइन किया गया है। इसका मतलब मेल जब भी हम खोल रहे होंगे तो वो पोर्ट नंबर 25 पे खुल रहा होगा। इसको हमने ऐसे समझने का प्रयास करते हैं, पोर्ट का मतलब होता है कि जैसे हम नेटवर्क में बहुत सारे एप्लीकेशंस को ब्राउजर में खोले हुए हैं, लेकिन वो एप्लीकेशंस, जैसे हमारा बहुत बड़ा बिल्डिंग है, बहुत बड़ा, मान लो 10 मंजिल का बिल्डिंग है, और 10 मंजिल की बिल्डिंग में मान लिया 50 फ्लैट है, तो 50 फ्लैट, सब फ्लैट अलग अलग पोजीशन पे होंगे, और हम जिस फ्लैट में रहते हैं उसका एक अलग एड्रेस होगा। क्या एड्रेस होगा, मान लिया थर्ड फ्लोर पे रहते हैं, थर्ड फ्लोर पे फ्लैट नंबर 307 पे रहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो इंडियन पोस्ट ऑफिस का जो एड्रेस होगा वो, मान लिया अपना मोहल्ला होगा, मोहल्ला के बाद पिन कोड होगा, और पिन कोड का मतलब मेरा मकान का नाम होगा, और मकान के नाम का मतलब फिर थर्ड फ्लोर लिखाएगा, और थर्ड फ्लोर में मेरा फ्लैट नंबर लिखाएगा। उसी तरह से पोर्ट नंबर का मतलब हो गया, मान लिया नेटवर्क में एक नोट्स का एड्रेस है, उस नोट्स के अंदर मेरा वेब पेज होगा। अब उस नोट्स के अंदर मेरा वेब ब्राउजर में बहुत सारे एप्लीकेशन चल रहे होंगे, लेकिन उस एप्लीकेशन के अंदर वो पर्टिकुलर पोर्ट नंबर पे डेटा, वो पर्टिकुलर एप्लीकेशंस का एक नंबर होगा, पोर्ट नंबर होगा, उस पोर्ट नंबर पे मैसेज को जाना होता है। जैसे मान लीजिए हम फेसबुक भी यूज कर रहे हैं, एक साथ हम जीमेल भी खोले हुए हैं, एक साथ हम व्हाट्सएप भी खोले हुए हैं, हम बहुत सारा चीज अपने ब्राउजर में खोले हुए हैं, लेकिन डाटा कहां जाना चाहिए, डाटा उस पर्टिकुलर एप्लीकेशंस तक जाना चाहिए जिस पर्टिकुलर एप्लीकेशंस का वो डेटा है। मतलब यदि पोस्ट ऑफिस वाला कोई लेटर लेके आया तो हमारे घर तक यदि पहुंचा दिया तो उससे काम नहीं चलेगा, घर के अंदर उस पर्टिकुलर फ्लोर के अंदर, उस पर्टिकुलर फ्लैट के अंदर उस डेटा को, उस पर्टिकुलर पोस्ट कार्ड को उसको भेजना होगा। सेम कहानी है ट्रांसपोर्ट लेयर का, ट्रांसपोर्ट लेयर को जिम्मेदारी जो दिया गया है वो उस फ्लैट के अंदर उस पोस्ट कार्ड को डालने वाला जिम्मेदारी दिया गया है कि आप जो है उस एप्लीकेशन तक उस पर्टिकुलर मैसेज, जो मैसेज सेंडर के द्वारा भेजा गया है, उस मैसेजेस को आपको भेज देना है। तो ट्रांसपोर्ट, इसलिए हम बोला गया है कि ट्रांसपोर्ट लेयर का फर्स्ट जिम्मेदारी है एंड टू एंड डिलीवरी। एंड टू एंड डिलीवरी का मतलब अंत तक आपको डेटा डिलीवर करना है, जिस एप्लीकेशन तक डेटा को जाना है, मैसेज को जाना, वहां तक भेजने का काम ट्रांसपोर्ट लेयर को दिया गया है। सेकंड, उसी को बोलते हैं पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी। आपको समझ में, हमने बताया था एप्लीकेशंस के लिए, हर एक एप्लीकेशंस के लिए पोर्ट नंबर डिफाइंड होता है। इसका मतलब इंड टू इंड बोले या पोर्ट टू पोर्ट बोले, सेम काम है। तो इंड टू इंड डिलीवरी, पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी, या उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोसेस, या उसी को हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन। कौन सा एप्लीकेशन मेरा खुला हुआ है, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस तक, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन तक मैसेज को पहुंचाने की जिम्मेदारी ट्रांसपोर्ट लेयर को दिया गया है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर्स इन ओएसआई मॉडल्स, जिसको डेटा या मैसेजेस को सेंडर से रिसीवर इंड तक डेटा या मैसेजेस को भेजने की जिम्मेदारी तय की गई है। ठीक है, क्लियर है यहां तक।
सेकेंड है ईरर कंट्रोल। ध्यान दीजिए ईरर कंट्रोल क्या होता है। ईरर कंट्रोल का मतलब हो गया कि यदि डेटा चलने के दौरान ईरर्स आया है, ठीक है, तो ईरर तो हमने बताया था आपको, ईरर कंट्रोल हमने पढ़ा है। ईरर कंट्रोल में दो तरह होगा, ईरर को क्या करना, डिटेक्ट करना, और ईरर को करेक्ट करना। तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है, जैसा कि हमने बोला, ट्रांसपोर्ट लेयर को दोनों काम दिया गया कि आप ईरर को डिटेक्ट करें और यदि वो प्रॉब्लम हुआ है तो उसको करेक्ट करें। अब ईरर करेक्शन, error detection and error correction are the major responsibility of transport layer। कि डेटा आपको जो पहुंचाना है सेंडर से रिसीवर के बीच में, वो एररलेस पहुंचाना है। एररलेस का मतलब उसमें एरर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एररलेस पहुंचाने की जिम्मेदारी आपको जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर को दिया गया है। अब एरर के लिए हम लोग बहुत सारे प्रोटोकॉल्स थे, जैसे याद कीजिए आपको प्रोटोकॉल्स कौन कौन सा प्रोटोकॉल्स था, याद है आप लोगों को? एरर डिटेक्शन और करेक्शन करने के लिए कौन कौन से प्रोटोकॉल्स थे, प्लीज कीजिए। याद है कि नहीं याद है? एरर करेक्शन और डिटेक्शन के लिए कौन कौन से प्रोटोकॉल्स थे? रिवीजन करके आए हैं आप लोग? नहीं याद है किसी को? एरर करेक्ट के हैमिंग कोड था ना? हैमिंग कोड था। और डिटेक्शन के लिए 2D पैरिटी चेकसम और सिंगल पैरिटी और 2D पैरिटी चेकसम और SRCRC हैमिंग कोड, साइक्लिक रिडंडेंसी हाँ साइक्लिक रिडंडेंसी चेक हैमिंग कोड, ठीक है, याद है ना ये? ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एरर को करेक्ट करना और डिटेक्ट करने की जिम्मेदारी ट्रांसपोर्ट लेयर को हमने फिक्स कर दिया है कि आपको एरर को कंट्रोल करना है। अच्छा, एरर कंट्रोल करने वाला लेयर आगे भी है, जैसे डेटा लिंक लेयर जब आप पढ़ेंगे तो वो भी आपको एरर को कंट्रोल करता है, लेकिन इसमें और उसमें अंतर क्या है, जब वो हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी फिलहाल आप याद रखिए एरर कंट्रोल करने की जिम्मेदारी ट्रांसपोर्ट लेयर को ही दिया गया है। हम लोग डेटा लिंक पे आएंगे तब आपको समझाएंगे दोनों में क्या डिफरेंस, दोनों क्या डिफरेंस तरीके से एरर को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है फ्लो कंट्रोल। ध्यान दीजिए एरर कंट्रोल तो आपको समझ में आ रहा है कि डेटा ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, यदि डेटा में कुछ करप्शंस आया है, डेटा का कुछ बिट्स चेंज कर गया है, तो उस बिट्स को पहले डिटेक्ट करना और डिटेक्ट करने के बाद डिफरेंट प्रोटोकॉल्स लगा करके उसमें सुधार करना एरर कंट्रोल कहलाता है। अब ध्यान दीजिए, अब जो है नेक्स्ट काम आपका है फ्लो कंट्रोल। ध्यान दीजिए, फ्लो कंट्रोल इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। अब समझिए आप फ्लो कंट्रोल क्या होता है। जैसे फ्लो कंट्रोल का मतलब होता है सर्वर है मेरे पास, एक सेंडर है और एक रिसीवर है, तो हो सकता है कि मेरा सेंडर का स्पीड काफी स्लो हो और उस स्पीड से मेरा रिसीवर उसको रिसीव करने की स्थिति में ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी सर्वर से डेटा को रिसीव कर रहे हैं, सर्वर आप जानते हैं काफी फास्ट होता है, और मेरा मोबाइल फोन जो है वो काफी पुराने जमाना का है जो कि उतने स्पीड ऑफ डेटा को कंट्रोल नहीं कर सकता, उतना जितना स्पीड में डेटा भेजा जा रहा है उतना स्पीड में वो रिसीव डेटा को नहीं कर सकता है। तो क्या करना होगा, तो अब जो मेरा मोबाइल फोन जितना स्पीड सपोर्ट कर सकता है उतना ही वो डेटा को रिसीव करेगा, बाकी डेटा को वो छोड़ देगा, और छोड़ देगा तो क्या होगा, डेटा लॉस हो जाएगा, सही डेटा रिसीव नहीं हो पाएगा। तो इससे इसका सॉल्यूशन कैसे करें, तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को समझने वाला लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर ही है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर एक मैसेज भिजवाएगा इस पर्टिकुलर मोबाइल फोन से, और वो मैसेज के अंदर क्या रहेगा, ये इंडिकेशन रहेगा सेंडर को कि मेरा मोबाइल फोन इससे ज्यादा स्पीड ऑफ डेटा को रिसीव नहीं कर सकता है। मतलब मेरा रिसीवर जो है वो फर्स्ट स्पीड चेक देखते ही वो बोल देगा रिसीवर को कि इससे ज्यादा स्पीड हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। क्या करेगा सेंडर, अब उससे कम स्पीड में डेटा को भेजना शुरू करेगा। तो क्या होगा, सेंडर और रिसीवर के बीच में अच्छे तरीके से सिंक्रोनाइज होगा, अच्छे तरीके से तालमेल हो जाएगा, और सेंडर उसी स्पीड में डेटा को भेजेगा जिस स्पीड में रिसीवर रिसीव कर सकता है। ये तो हो गया जब स्पीड हाई हो। तो अब मान लेते हैं सेंडर जो बहुत स्लो भेज रहा है और रिसीवर काफी हाई स्पीड वाला रिसीवर है, तो क्या होगा,
तो रिसीवर जो है वो फिर से एक मैसेज भेजेगा कि हम जो है इससे ज्यादा स्पीड वाले डेटा को रिसीव करने के लिए सक्षम है। तो सेंडर क्या करेगा, अपने स्पीड को बढ़ा देगा और जल्दी से जल्दी डेटा का ट्रांसमिशन हो जाएगा। जैसे इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, हम जो है ब्रॉडबैंड लिए हुए हैं और एक बंदा जो है ब्रॉडबैंड नहीं लिए हुए, वो सिंपल छोटे से मोबाइल फोन में एक इंटरनेट कनेक्शन ऐसे ही बस इंटरनेट का जो पैक है वो भरवा करके यूज कर रहा है। अब दोनों में स्पीड तो अलग मिलेगा। एक पर्टिकुलर बंदा ब्रॉडबैंड लिए हुए तो उसका नेटवर्क का स्पीड ज्यादा होगा, और एक बंदा जो है नेटवर्क कनेक्शन नहीं लिए हुए वो सिंपल ऐसे ही बस नेट वगैरह 2-3 एमबीपीएस में यूज कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, अब दोनों यदि फाइल ट्रांसफर करने लगेगा तो 100% जो ब्रॉडबैंड वाला जो स्पीड होगा उसमें क्या होगा, तुरंत उस वो कोई फाइल डाउनलोड हो जाएगा, और जिसमें जिसमें स्पीड नहीं होगा उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम क्यों लगेगा, अब देखिए दोनों एक ही सर्वर से डेटा आ रहा है लेकिन उसमें स्पीड हो जा रहा है और एक में स्लो हो जा रहा है। कारण क्या है, हमारा जो मैसेज, हमारा जो मोबाइल फोन्स है या हमारा जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है उसने पहले ही भेज दिया है मैसेज, किसको, सेंडर इंड को, कि हम इतने स्पीड ऑफ इंटरनेट को लिए हुए हैं, आप स्पीड में डेटा को भेजें। और मोबाइल फोन वाला क्या है, वो पहले ही सर्वर को इंडिकेट कर दिया है कि हमारे पास इतना स्पीड ऑफ इंटरनेट है, आप धीरे धीरे डेटा को भेजें। तो यहां पर फ्लो को कंट्रोल करना अकॉर्डिंग टू इंटरनेट स्पीड, अकॉर्डिंग टू रिसीवर इंड का जो सिचुएशंस है, तो उसके हिसाब से फ्लो को कंट्रोल करना ये ट्रांसपोर्ट लेयर की जिम्मेदारी है। या नेटवर्क में कैसे फ्लो कंट्रोल होगा, नेटवर्क में कैसे डेटा जो है सक्सेसफुल सेंडर से रिसीवर के बीच में पहुंच जाएगा, ये ट्रांसपोर्ट लेयर की जिम्मेदारी है। अब फ्लो कंट्रोल के लिए हम लोग बहुत सारे प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं। कौन कौन सा प्रोटोकॉल, इसका थोड़ा सा नाम सुन लीजिए जिसको हम वन बाय वन देखेंगे भी क्लासरूम में। फर्स्ट है स्टॉप एंड वेट। फर्स्ट प्रोटोकॉल्स है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल्स। ठीक है, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल्स। सेकेंड प्रोटोकॉल्स है गो बैक इन प्रोटोकॉल्स, गो बैक इन प्रोटोकॉल्स। और थर्ड वन इज सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल्स। ये सब कुछ प्रोटोकॉल्स है जिसका यूज करके हम लोगों का फ्लो को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है यदि आपको पूछेगा कि कौन कौन सा प्रोटोकॉल्स फ्लो कंट्रोल के लिए यूज होता है, तो स्टॉप एंड वेट, गो बैक एंड सेलेक्टिव रिपीट, ये 3 तरह के प्रोटोकॉल्स है जिसका यूज करके हम लोग आसानी से फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। अब सर बोलेंगे सर ये पढ़ना, बिल्कुल आपके सिलेबस में, अब ये सिलेबस उल्टेंगे तो ये तीनों प्रोटोकॉल्स आपको पढ़ना है। ठीक है, तो फ्लो कंट्रोल से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स को हम लोग लॉन्ग वे में देखेंगे क्लासरूम में। ठीक है, या फिर जहां जैसे भी क्लास हो आपका उस तरह से हम लोग देखेंगे। तो अभी फिलहाल आप याद रखिए कि फ्लो कंट्रोल में स्टॉप एंड वेट, गो बैक एंड सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं, जिससे आसानी से मेरा फ्लो कंट्रोल हो जाता है और सेंडर का बात रिसीवर को पता चल जाता है कितना स्पीड है, और रिसीवर का बात सेंडर को पता चल जाता है कि क्या स्पीड में डेटा को फ्लो करना है। नेक्स्ट है आपको कंजेक्शन कंट्रोल। ध्यान दीजिए, कंजेक्शन कंट्रोल का मतलब हो गया ट्रैफिक। जैसे आप मान लेते हैं कि रोड पे चल रहे हैं, रोड पे आपको बहुत सारा गाड़ी है और आपस में ट्रैफिक काफी ज्यादा जाम है, तो उसको कहते हैं कंजेक्शन। तो कंजेक्शन कंट्रोल का मतलब हो गया, कंजेक्शन कंट्रोल का मतलब हो गया कि बहुत सारे ट्रैफिक को कंट्रोल करना। ट्रैफिक को कंट्रोल करना ही कंजेक्शन कंट्रोल कहलाता है। ठीक है, तो कंजेक्शन कंट्रोल करने की, कंजेक्शन को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी भी ट्रांसपोर्ट लेयर को दिया गया है। एक सेकंड का होल्ड कीजिए। हाँ बोलो, हाँ बोलो ना, प्रणाम प्रणाम। हाँ, अभी हम जरा सा ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, हम बात करते हैं 10 बजे। ठीक है, ठीक। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कंजेक्शन कंट्रोल का। तो कंजेक्शन कंट्रोल का मतलब ट्रैफिक में यदि बहुत ज्यादा इशू हुआ है तो उस इशू को कैसे मैनेज किया जाएगा। या फिर मान लेते हैं कि मेरे पास कोई पर्टिकुलर रास्ता है, उसमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम है, तो हम क्या करेंगे, उस रास्ते को छोड़ देंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरे रास्ते को चूज करेंगे। तो ये भी ट्रांसपोर्ट लेयर की जिम्मेदारी है। ट्रांसपोर्ट लेयर कंजेक्शन को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपको सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। इसको थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिए, सेगमेंटेशन क्या होता है। अब देखिए सेंडर जो है, सेंडर सेगमेंटेशन और रीअसेंबली क्या होता है। सेंडर या फिर एप्लीकेशंस लेयर क्या करता है, एप्लीकेशंस लेयर जो डेटा भेजता है किसको, प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, उस पर्टिकुलर डेटा में इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन लगा करके वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर को देता है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो डेटा आता है, ध्यान दीजिए, ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो डेटा आता है वो एक बहुत बड़ा बिट्स में आता है डेटा, मतलब कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ बिट्स आता है।
ट्रांसपोर्ट लेयर में जो डेटा आता है सेंडर के द्वारा जो भेजा गया है वो कंटिन्यूअस फ्लो में होता है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, उस पर्टिकुलर डेटा पे उस पर्टिकुलर डेटा को सेगमेंट्स के रूप में तोड़ता है, ब्रेक करता है। अब ध्यान दीजिए, आप जानते हैं ओएसआई मॉडल क्या है, पैकेट स्विच नेटवर्क बेस्ड मेरा एप्लीकेशंस है या मॉडल्स है। तो हम लोग करते क्या है, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ डेटा मेरा जो है उस कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ डेटा को हम लोग पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। मतलब यदि बहुत बड़ा डेटा मेरा है तो उस बड़े डेटा को अकॉर्डिंग टू नेटवर्क ट्रैफिक के हिसाब से, नेटवर्क स्पीड के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, उस डेटा को सेगमेंट्स के रूप में ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। मतलब यदि बहुत बड़ा डेटा, ध्यान दीजिए, बहुत बड़ा, मान लेते हैं कि मेरा डेटा 200 बिट्स का है, तो हम लोग क्या करेंगे, 200 बिट्स को 10 पार्ट्स में तोड़ेंगे या 20 पार्ट्स में तोड़ेंगे। क्या होगा, मेरा 10-10 बिट्स का मेरा डेटा हो जाएगा। और हर एक 10 बिट्स को क्या करेंगे, एक सीक्वेंस नंबर देंगे और हर एक को देंगे एक पोर्ट नंबर देंगे। और पोर्ट नंबर क्या देंगे, पोर्ट नंबर का मतलब रिसीवर एंड पे कहां पहुंचना है हर एक को, इसका मतलब उसमें सेंडर का एड्रेस डालेंगे। पहले तो एक सीक्वेंस नंबर देंगे। सीक्वेंस नंबर क्यों देंगे, क्योंकि मान लिया कंटिन्यूअस 200 बिट्स है, तो हमारा जो रिसीवर एंड पे जो सब बिट्स पहुंचे तो उसको सजा सके, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, ताकि रिसीवर एंड पे जो हमको डेटा दिखे वो सेंडर जिस फॉर्म में भेजा है उसी फॉर्म में दिखे। अगर वो मिस ऑर्डर हो जाएगा तो कहीं का डेटा कहीं दिख जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हर एक सेगमेंटेशन को हम लोग हर एक सेगमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, एक सीक्वेंस नंबर अलॉट करते हैं। उसके बाद हर एक सीक्वेंस नंबर में क्या करते होंगे, रिसीवर का पोर्ट नंबर डालते होंगे कहां पे उसको पहुंचना है, उसके बाद एक्चुअल डेटा डालते होंगे। तो सेगमेंटेशन का मतलब बहुत बड़े डेटा को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देना, सेगमेंट्स में तोड़ देना, सेगमेंटेशन कहलाता है। तो सेगमेंटेशन करने का काम मतलब बहुत बड़े मैसेजेस को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करने का काम। और वो ब्रेकेज कैसे होगा, तो अकॉर्डिंग टू नेटवर्क के ट्रैफिक के हिसाब से उसको ब्रेक करना, तोड़ना, उसमें सीक्वेंस नंबर अलॉट करना, पोर्ट नंबर अलॉट करना, सेंडर का पाथ अलॉट करना, ये सब काम आपको ट्रांसपोर्ट लेयर को दिया गया। तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है बहुत बड़े डेटा को उसको छोटे छोटे पार्ट में, सेगमेंट्स के रूप में ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट वाले लेयर को ट्रांसमिट करता होगा। अब सेगमेंटेशन कहां होता होगा, तो सेगमेंटेशन होता होगा सेंडिंग एंड पे जो डेटा एप्लीकेशन लेयर के द्वारा बनाया गया होगा उस डेटा को ये ब्रेक करने का काम, तोड़ने का काम ट्रांसपोर्ट लेयर का होगा। अब रिसीविंग एंड पे क्या करना होगा, अब डेटा को हमने जब ब्रेक किया है तो रिसीवर को ब्रेकेज डेटा तो नहीं मिलना चाहिए, उसको क्या करना होगा, सब डेटा को कंबाइन करके, मर्ज करके, जो सेंडर के द्वारा ओरिजिनल डेटा था उसको एक साथ फिर से असेंबल कर देना। ये रिसीविंग एंड पे ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होगा। मतलब सेंडिंग एंड पे सेगमेंटेशन करना और रिसीविंग एंड पे उसको रीअसेंबली करना। रीअसेंबली का मतलब हमने जो ब्रेकेज किया, जो तोड़ा है, उसको एक साथ फिर से असेंबल कर देना, एक साथ फिर से जोड़ देना और उसको एक्चुअल डेटा के रूप दे देना। ये रिसीविंग एंड पे करने का काम ट्रांसपोर्ट लेयर को दिया गया। इसका मतलब सेंडिंग एंड पे सेगमेंटेशन किया जाता होगा ट्रांसपोर्ट लेयर के द्वारा और रिसीविंग एंड ट्रांसपोर्ट लेयर पे उसको रीअसेंबल किया। तो रीअसेंबल का मतलब उसको फिर से जोड़ने का काम, जो ओरिजिनल डेटा था उस फॉर्म में उसको बनाने का काम आपको ट्रांसपोर्ट लेयर को दिया गया। तो ट्रांसपोर्टेशन लेयर का मेन काम यहाँ 5th नंबर वर्क जो है वो सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली है। अब आपको समझ में आ गया होगा, सेगमेंटेशन का मतलब ब्रेक करना, तोड़ना, और रीअसेंबली का मतलब उसको फिर से जोड़ना। ठीक है, तो ये काम आपको ट्रांसपोर्ट लेयर का दिया गया, ट्रांसपोर्ट लेयर को दिया गया। अब ध्यान दीजिए, ट्रांसपोर्ट लेयर का मेन काम, अगला काम जो है वो मल्टीप्लेक्सिंग करना और डीमल्टीप्लेक्सिंग करना। अब ध्यान दीजिए, मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है। अब हो सकता है सेंडिंग एंड पे, ध्यान दीजिए, सेंडिंग एंड पे बहुत सारे एप्लीकेशंस खुले हुए होंगे, सेंडिंग एंड पे बहुत सारे डेटा खुले, मतलब जो है मेरा ओपन, बहुत सारे प्रोसेस ओपन, या फिर हम बोल सकते हैं एक प्रोसेस के अंदर बहुत तरह का डेटा हो सकता है, बहुत सारे फेस का डेटा हो सकता है, बहुत सारे टाइप्स का डेटा हो सकता है। अब उन सभी डेटा को क्या करना है, हम लोगों को एक पर्टिकुलर नेटवर्क ट्रैफिक से भेजना है, तो उसको मल्टीप्लेक्स करना है। मल्टीप्लेक्स का मतलब होता है डिफरेंट सोर्सेस से आए हुए डेटा को एक पर्टिकुलर बायर्स से, एक पर्टिकुलर लिंक से भेजना, मल्टीप्लेक्सिंग का। इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब
मेनी टू वन फंक्शन अप्लाई करना। मेनी टू वन फंक्शन का मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को एक साथ मर्ज करके एक बायर से भेजना मल्टीप्लेक्स कहलाता है, मल्टीप्लेक्सिंग कहलाता है। और डीमल्टीप्लेक्सिंग रिसीविंग इनपुट होता होगा, मतलब इन सभी अलग अलग चूंकि सब डेटा थे, अलग अलग फेज के डेटा था, तो उन अलग अलग डेटा को फिर से अलग अलग पार्ट्स में तोड़ देना अलग अलग प्रोसेस के हिसाब से, ये डीमल्टीप्लेक्स करता है। तो मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग करना आपको ट्रांसपोर्ट लेयर को दिया गया। ट्रांसपोर्ट लेयर को जिम्मेदारी है मल्टीप्लेक्स करना और डीमल्टीप्लेक्स करना। तो हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। फर्स्ट वन इज इन टू इन डिलीवरी, या उसी को बोलते हैं पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी, या उसी को बोलते हैं प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, या उसी को बोलते हैं एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डिलीवरी। द सेकंड वर्क इज ईरर कंट्रोल। ईरर कंट्रोल के लिए हम डिफरेंट मैकेनिज्म यूज करते हैं, सिंगल बिट पैरिटी, डबल बिट पैरिटी, चेकसम, ठीक है, हैमिंग कोड्स, ठीक है, सीआरसी, तो ये सब यूज करते हैं हम लोग ईरर कंट्रोल के लिए। फिर नेक्स्ट है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल का मतलब हो गया कि नेटवर्क में जो स्पीड सेंडर और रिसीवर का उसके हिसाब से, उसके फ्लो के हिसाब से, नेटवर्क का जो स्पीड सपोर्टेड उसके हिसाब से डेटा को भेजना फ्लो कंट्रोल करता है। तो फ्लो कंट्रोल में हम लोग क्या यूज करते हैं, स्टॉप एंड वेट, गो बैक इन और सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल्स। और नेक्स्ट वर्क है आपको सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। सेगमेंटेशन का मतलब हमने समझाया आपको, सेगमेंटेशन का मतलब होता है बहुत बड़े डेटा को जो एप्लीकेशन लेयर के द्वारा जो डेटा दिया गया है वो फ्लो ऑफ डेटा, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ डेटा होता है। उस कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ डेटा को हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, सेगमेंट्स के रूप में ब्रेक करते हैं, और हर एक सेगमेंट्स को एक सीक्वेंस नंबर, पोर्ट नंबर और ओरिजिनल डेटा उसमें डाल देते हैं। ये कहता है सेगमेंटेशन। और रीअसेंबली का मतलब रिसीविंग एंड पे इन सभी सेगमेंट्स को हम लोग फिर से एक साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं ताकि रिसीवर एंड पे जो डेटा मिले वो ओरिजिनल फॉर्म में मिले जैसा सेंडर के द्वारा जनरेट किया गया था। तो ये कहलाता है रीअसेंबली। और नेक्स्ट वर्किंग इज मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब हो गया डिफरेंट प्रोसेसेस के द्वारा जो डेटा दिया गया है वो डिफरेंट टाइप्स का डेटा है, लेकिन सबको भेजना क्या है, एक सिंगल सोर्स ऑफ बाइट्स से भेजना है, एक सिंगल मीडिया से भेजना है। तो उसे क्या करना है, एक साथ हम लोग उसको एक तरह से एक मिक्सअप कर देते हैं ताकि एक पर्टिकुलर बायर से डेटा आसानी से चला जाए सेंडर से रिसीवर के बीच में। मतलब डिफरेंट सोर्सेस से जो डेटा आया है उसको एक साथ एक पर्टिकुलर पार्ट्स में इस तरह से जोड़ देते हैं ताकि वो आसानी से एक ट्रैफिक से चला जाए। तो ये मल्टीप्लेक्स करना। और सिंपल डीमल्टीप्लेक्स का मतलब चूंकि वो अलग अलग सोर्सेस से आया है तो रिसीविंग एंड पे उसको अलग अलग सोर्सेस में ही भेजना है, तो उसको डीमल्टीप्लेक्स करना मतलब फिर से उसको अलग अलग सोर्सेस के हिसाब से उसको ब्रेक कर देना है, ये डीमल्टीप्लेक्सिंग कहलाता है। तो इतना काम आपको ट्रांसपोर्ट लेयर को अलॉट किया गया है। इसमें किसी को अगर कंफ्यूजन हो तो पूछे, अगर नहीं तो कंफ्यूजन आगे बढ़े। किसी को कंफ्यूजन किसी पॉइंट्स में, कोई ऐसा पॉइंट्स है जो कि नहीं समझ में आया हो ट्रांसपोर्ट लेयर में, बताइए। ट्रांसपोर्ट लेयर में ऐसा कोई पॉइंट्स है जो कि आप लोग को नहीं समझ में आया है? सर कंजेशन कंट्रोल थोड़ा सा फिर से बता दीजिए। कंजेक्शन कंट्रोल, ठीक है। देखिए कंजेक्शन कंट्रोल का मतलब हो गया, जैसे मान लेते हैं नेटवर्क है, ठीक है, तो नेटवर्क में बहुत तरह के जैसे मान लो एक मेरा नेटवर्क है, ठीक है, तो उस नेटवर्क में बहुत सारे सेंडर हो सकते हैं, सेंडर तो एक से अधिक हो सकता है। अब एक से जैसे मान लिया आप सिंपल भाषा में जैसे समझिए, आप बिहार शरीफ में ही चलते हैं, तो बिहार शरीफ में जब आप अंबेर मोड़ पे जाते होंगे, तो अंबेर मोड़ पे चौराहा है ना, चौराहा, वहां पर देखते होंगे एक साथ उधर से गाड़ी आ रही है जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पर वहां पर हो सकता है कभी कभी आपको जाम मिलता है। जाम क्यों मिलता है, क्योंकि चारों तरफ से आपको ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, तो उसको मैनेज करने के लिए क्या दिया गया है, अभी ट्रैफिक का सिग्नल्स दिया गया। ट्रैफिक का सिग्नल या हॉस्पिटल मोड पे दिया, हम बात करें तो हॉस्पिटल मोड पे अभी ट्रैफिक सिग्नल बनाया गया। क्यों सिग्नल बनाया गया, ताकि एक समय में यदि गाड़ी इधर से जा रही है तो उस समय उधर वाली गाड़ी रुकी रहेगी, या फिर चारों दिशा में यदि गाड़ी फ्लो हो रहा है तो कहने का मतलब एक समय में कोई एक ही ट्रैफिक को हमको चलने देना है, बाकी सब ट्रैफिक को ब्रेक करके रखना है। कंजेक्शन होने का कारण क्या था, कंजेक्शन होने का कारण ये था कि चारों गाड़ी एक साथ यदि चलना शुरू कर दे तो 100% कोई गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। कंजेक्शन का मतलब ट्रैफिक को कंट्रोल करना। तो सेम कहानी होती है मेरा नेटवर्क में एक से ज्यादा सेंडर और एक से ज्यादा रिसीवर हो सकते हैं, और हो सकता है मेरा डेटा का पाथ या तो 1 वे हो या 2 वे हो। तो उन सभी ट्रैफिक के सिग्नल्स को मेंटेन करने का काम,
कंट्रोल करने का ट्रांसपोर्ट लेयर का। ट्रांसपोर्ट लेयर मतलब ट्रैफिक को, मतलब नेटवर्क में जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करती होगी, उसको ध्यान में रखते हुए डेटा को फ्लो करती होगी कि मेरा कहने का मतलब कि कैसा ट्रैफिक है और कौन सा मेरा पाथ सही है, उसके हिसाब से कंजेक्शन को कंट्रोल करना ट्रांसपोर्ट लेयर है। क्लियर है सबको? अब क्लियर है? जी सर, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो ये आपको हो गया ट्रांसपोर्ट लेयर की जिम्मेदारी। अब नेक्स्ट लेयर पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट लेयर आपका कौन सा है? ट्रांसपोर्ट के बाद कौन सा लेयर शुरू होगा? नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर। बिल्कुल सही। इसके बाद हम लोग आते हैं नेटवर्क लेयर पर। देखिए हम लोग आते हैं नेटवर्क लेयर पर। नेटवर्क लेयर क्या होता है? इसका नाम ही है नेटवर्क, ठीक है। तो नेटवर्क लेयर का मतलब हो गया सेंडर नोड से रिसीवर नोड तक। ध्यान दीजिए, सेंडर नोड से रिसीवर नोड तक किसी भी डेटा को पहुंचाना, किसी भी डेटा को भेजने की जिम्मेदारी आपको नेटवर्क लेयर को दिया गया है। ध्यान दीजिए, हम तो कहिएगा सर सेम काम तो आपको ट्रांसपोर्ट लेयर को ही दिया गया है सर, इसमें और इसमें अंतर क्या? बहुत ज्यादा अंतर है दोनों में। ध्यान दीजिए, नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी ऑफ इंडिविजुअल पैकेट्स फ्रॉम सोर्स होस्ट टू डेस्टिनेशन होस्ट। हमको नेटवर्क लेयर को की जिम्मेदारी को सिर्फ इतना है कि वो सेंडर नोड जहां पे है वहां से डेटा को उठाना और रिसीवर एंड जहां है वहां तक डेटा को पहुंचाना। यहां तक पहुंचा देने के बाद नेटवर्क लेयर टेंशन फ्री हो जाता है। अब सर बोलिएगा सर ये भी काम तो वो कर रहा है। नहीं सर, ये काम वो नहीं कर रहा। देखिए क्या अंतर है दोनों में। हमने बताया था एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है, एक बहुत बड़े बिल्डिंग्स के अंदर हम मान लेते हैं, बहुत बड़े बिल्डिंग्स के अंदर मान लिया 10 मंजिला बिल्डिंग है, या फिर हम टाउन के बारे में बात करें तो मान लेते हैं, तो टाउन अगर हम बात कर रहे हैं बहुत बड़े बड़े मल्टीनेशनल टाउन के बारे में, तो वहां पर हो सकता है 100 तल्ले का बिल्डिंग है, 200 तल्ले का बिल्डिंग है, और हर एक तल्ले पे मान लेते 10-20 फ्लैट है। मतलब एक हो सकता है, एक मेरा एक बिल्डिंग्स के अंदर हो सकता है 400-500 फ्लैट्स हो। अब उस 500 फ्लैट्स में किसी पर्टिकुलर फ्लैट्स के अंदर का एड्रेस ढूंढना थोड़ा सा टफ टास्क, और उस पर्टिकुलर फ्लैट्स के हिसाब से उस मैसेज को पहुंचाना। मतलब जो वहां का जो डाकिया होगा, वो डाकिया क्या करेगा, अगर मान लिया 5th फ्लोर के फ्लैट नंबर 507 का वो एड्रेसेस है, तो 5th नंबर फ्लोर पे जाएगा, वहां के 507 नंबर फ्लैट को वो सर्च करेगा और उसके अंदर उस पर्टिकुलर पोस्ट कार्ड को वो डालेगा। तो ये काम ट्रांसपोर्ट लेयर का। किंतु उस पर्टिकुलर फ्लैट तक नहीं, उस पर्टिकुलर बिल्डिंग्स तक सिर्फ मैसेज को पहुंचा देना, उस पर्टिकुलर नोड तक उस मैसेजेस को पहुंचा देने का जिम्मेदारी नेटवर्क का। नेटवर्क का काम है वही काम कि गाड़ी चली सेंडर एंड से और उस पर्टिकुलर बिल्डिंग तक पहुंची। बिल्डिंग तक अब मान लिया डाकिया आता होगा, तो डाकिया किससे आता होगा? कोई गाड़ी से आता होगा। डाकिया जो है गाड़ी से आया, कहां गाड़ी लगाया? उस फ्लैट के अंदर थोड़ी गाड़ी जाता होगा, वो गाड़ी नीचे लगा देता होगा, उस बिल्डिंग्स के नीचे, और पोस्ट कार्ड को अपने हाथ में लेता होगा, और उसके बाद वो उस पर्टिकुलर बिल्डिंग्स में जाता होगा, और उसके बाद यदि सीढ़ी बीढ़ी होगा तो उस पर चढ़ करके वो डेटा को, उस पर्टिकुलर पोस्ट कार्ड को उस पर्टिकुलर बिल्डिंग्स, इस पर्टिकुलर फ्लैट के अंदर डालता होगा। इसका मतलब गाड़ी से कहां छूट गया? उस फ्लैट्स के नीचे। गाड़ी उसने नीचे ही लगा दिया है, तो जो गाड़ी नीचे लगा दिया ना, वहीं तक नेटवर्क लेयर का काम खत्म हो गया। मतलब नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर में अंतर आप समझने का प्रयास कीजिए। नेटवर्क लेयर का काम है उस पर्टिकुलर बिल्डिंग तक मैसेज को पहुंचा। बिल्डिंग आप जनरल एग्जांपल आप समझ रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर होस्ट तक मैसेज को पहुंचा दिया, नेटवर्क लेयर टेंशन फ्री हो गया। अब उस पर्टिकुलर होस्ट के अंदर कहां वो बिल्डिंग्स है, उस कहां वो पर्टिकुलर फ्लैट्स है, ये टेंशन ट्रांसपोर्ट का है। ट्रांसपोर्ट लेयर को ये टेंशन दिया गया है कि आपको उस पर्टिकुलर बंदे तक मैसेज को पहुंचाओ। नेटवर्क तो वो गाड़ी की तरह है,
जो कि आ करके लग गया फ्लैट के नीचे, उस पर्टिकुलर घर के नीचे। समझ में आया अंतर? अंतर आप लोग को समझ में आ रहा है? नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट में अंतर समझ में आया सभी पॉइंट? हाँ कुछ बोलिए आप लोग या कमेंट कीजिए। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, हाँ रिस्पॉन्स आया आप लोग का, ठीक है। तो नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट में ये अंतर है कि नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर में अंतर है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो पर्टिकुलर प्रोसेस तक, उस पर्टिकुलर पोर्ट तक, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशंस तक डेटा को पहुंचाता है, लेकिन नेटवर्क लेयर सेंडर नोड से, सोर्स नोड से रिसीवर नोड तक सिर्फ डेटा को पहुंचाने का काम करता है। अब इसी को हम लोग बोलते हैं लॉजिकल एड्रेसिंग, ठीक है। मतलब द फर्स्ट वर्क ऑफ नेटवर्क लेयर इज अप्लाई लॉजिकल एड्रेसिंग। अब ये लॉजिकल एड्रेसिंग क्या होता है, फिजिकल एड्रेसिंग क्या होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग कल आप लोग पढ़ के हम आते साथ पूछेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉजिकल एड्रेसिंग एंड फिजिकल एड्रेसिंग। ये आपका होमवर्क रहा कि आप लोग लॉजिकल एड्रेसिंग और फिजिकल एड्रेसिंग में अंतर पढ़ के आएंगे, और क्या होता है इसको आप लोगों से हम 1 बाय 1 पूछेंगे, ठीक है। तो कल का क्लास है, आपको आप नोट कर लीजिए कि लॉजिकल एड्रेसिंग क्या होता है और फिजिकल एड्रेसिंग क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इसको आप लोगों को पढ़ के आना। क्लियर है सबको? ये आपका होमवर्क है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं एंड करते हैं, बाकी नेटवर्क लेयर आप लोग पढ़ के आइएगा, ठीक है। सर नोट्स भेज दीजिए। हाँ नोट्स भेज देते हैं, ठीक है।